हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में नाभिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कोई रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से अल्फा बीटा गामा का क्षय किस प्रकार से होता है। आप समझ रहे हैं कि आप लोगों को ये आता होगा कि जब कोई अल्फा कण किसी नाभिक से निकलता है तो उसकी परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी, ठीक है। बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और गामा किरणें जब निकलती हैं तो द्रव्यमान संख्या परिवर्तन होता है ना परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है। ये तो बहुत आसान सी बात है, ये आपको पता है, अगर अच्छी बात है, अगर पता है तो। लेकिन आज हम लोग केवल इतना ही नहीं पढ़ेंगे, ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन साथ में यही पढ़ेंगे कि अल्फा जब निकलता है नाभिक से तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है। जब नाभिक से बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो उससे एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स क्यों निकलता है। ये सब बहुत अच्छी जानकारियां आज लेकर के हम आए हैं। ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अल्फा डीके के बारे में। यानी अल्फा जब क्षय होता है तब कौन सी घटनाएं होती हैं, तो हेडिंग पहले लगा लेंगे अल्फा क्षय। अल्फा क्षय मतलब अल्फा डीके जिसमें इसको कहा जाता है, यानी विघटन। अल्फा कण का उत्सर्जन किसी नाभिक से होता है तो क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो अल्फा कण पहले तो जान लेते हैं अल्फा कण होता क्या है। अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक से मतलब हीलियम के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं इसकी बाहरी कक्षा में। लेकिन जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए, केवल नाभिक बचे, इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो, तो उसको हम लोग कहते हैं अल्फा कण। यानी ये समझ लीजिए कि अल्फा कण का जो सिंबल होता है वो हम लोग कैसे बनाते हैं, He42, यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जिसमें होंगे, तो ये इसका प्रतीक हो गया। और या तो सीधे सीधे हम लोग अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा कण। तो अल्फा कण का मतलब हो गया एक हीलियम का नाभिक जिसमें केवल 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन हटा दें उससे। मतलब सिंपली भाषा में कहा जाए, जब किसी परमाणु के नाभिक से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं, मतलब अल्फा कण निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये लोग पिछले वाले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अल्फा बीटा गामा गुणों के बारे में, ठीक है। और दूसरा इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान ये होता है 4 AMU के बराबर। उसकी द्रव्यमान संख्या 4 है तो उसको AMU और शामिल कर दिए, द्रव्यमान संख्या 4, लेकिन उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 4 AMU के बराबर होता है। तो अल्फा का द्रव्यमान इतना होता है और आवेश इसका होता है +2e के बराबर। 2e मतलब इसको e का मान अगर लगा देते हैं तो इसका मान आता है +3.6 × 10⁻³ 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ये लिख सकते हैं। तो ये इसके अल्फा कण का द्रव्यमान और आवेश हो गया। जो तीसरी जो बात है वो हम लोग थोड़ी महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि जब किसी रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होता है
तो उसके परमाणु क्रमांक यानी Z में 2 की कमी तथा द्रव्यमान संख्या 1 में 4 की कमी हो जाती है। 4 की कमी हो जाती। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है जब भी मान लेते हैं, इसके लिए मान लेते हैं कोई रेडियोएक्टिव नाभिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या है A और परमाणु क्रमांक है Z। इससे जब अल्फा कण निकलता है, अल्फा कण निकलने मतलब हीलियम का नाभिक निकलेगा, तो जो नया जो परमाणु बनता है वो मान लेते Y बना। अब इसको बैलेंस करते हैं, ये नाभिकीय समीकरण होते हैं, नाभिकीय प्रतिक्रिया होते हैं। इसमें होता क्या है कि दोनों तरफ की परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। तो देखिए यहाँ Z है, यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए Z-2, तभी तो इनको जोड़ेंगे तो Z के बराबर होगा। ऐसे यहाँ पर भी इसमें होना चाहिए A-4, तो बैलेंस करना है A-4 और +4, तो A बचेगा दोनों तरफ। यानी इसलिए आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई नाभिकीय समीकरण लिखना हो, नाभिकीय अभिक्रिया दिखाना हो, तो उसमें द्रव्यमान संख्याएं दोनों ओर की और परमाणु क्रमांक दोनों ओर की ये बराबर होने चाहिए, तभी संतुलित समीकरण बनता है। अगर बैलेंस करना है तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये इसका एग्जांपल होगा। साथ में इसमें ऊर्जा भी निकलती है। जब किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, और जिस परमाणु से अल्फा कण निकल रहा है, ये तो हमारा अल्फा कण हो गया, जिस परमाणु से निकलता है उससे हम लोग कहते हैं पेरेंट्स न्यूक्लियस। पेरेंट्स न्यूक्लियस। और जो बनता है अल्फा कण निकलने के बाद उसको कहा जाता है डॉटर न्यूक्लियस। उसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हैं। उसको डॉटर न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर बात दरअसल ये आती है कि ये जो ऊर्जा जो निकल रही है ये कहां से आ जाती है इसमें। ठीक है, ऊर्जा कहां से निकलती है, जरा इस बात को समझिए, नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लिया। इसका एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल देख लो इसका है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूरेनियम 238 मान पे, क्रमांक संख्या है इसकी 238, परमाणु क्रमांक है मान पे। जब इससे अल्फा कण जब निकलता है, ये अल्फा कण हो गया, निकलता है, तो नया जो परमाणु बनेगा, तो बैलेंस करो, उसको पता चल जाएगा। इसको बैलेंस करने से यहाँ क्या बचे, यहाँ कितना होना चाहिए 90, तभी दोनों का सम 92 होगा। यहाँ पर कितना होना चाहिए 234, तभी 34 से 4 38 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बन जाता है थोरियम। थोरियम की द्रव्यमान संख्या 234 और उसका परमाणु क्रमांक 90 होता है, और प्लस ऊर्जा निकलती है। क्यों, जो ऊर्जा लिख रहे हैं, क्यों मतलब ऊर्जा। ये इस एग्जांपल हम लिख सकते हैं। अब यहां पर जो बात आ रही है कि ऊर्जा ये कहां से आ जाती है, तो ऊर्जा हम लोग कहां से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ऊर्जा कहां से आएगी, ऊर्जा यहां पर आती है कि जब यूरेनियम से अल्फा कण जब निकलता है तो इसके द्रव्यमान में कुछ कमी हो जाती है, द्रव्यमान क्षति हो जाती है, यानी द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। यूरेनियम का जो द्रव्यमान होता है वो इन दोनों कणों के द्रव्यमान से थोड़ा ज्यादा, यानी कह सकते हैं कि जो अल्फा कण और थोरियम का जो द्रव्यमान होगा वो कम हो जाएगा यूरेनियम के अपेक्षा। तो इसका मतलब है कि जो द्रव्यमान क्षति जो हो जाती है, द्रव्यमान जो कमी हो जाती है, देखिए द्रव्यमान संख्या तो सेम है, द्रव्यमान संख्या सेम है, पर उसके मास में थोड़ा सा 0.002 ऐसे 0.0001 द्रव्यमान की क्षति हो जाती है। वो जो द्रव्यमान क्षति होती है इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मास डिफेक्ट।
वो अलग से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बारे में जान लेते हैं। मास डिफेक्ट जो यानी द्रव्यमान क्षति हो जाती है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। तो इसमें इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि अल्फा 6 में ऊर्जा द्रव्यमान क्षति, यानी कि कहते हैं इसको मास डिफेक्ट के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, द्रव्यमान जब भी अल्फा का 6 होता है तो द्रव्यमान क्षति हो जाती है। द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे हम लोग? द्रव्यमान क्षति करने के लिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग द्रव्यमान क्षति के बारे में। द्रव्यमान जो क्षति होगी वो हम मान लेते हैं डेल्टा एम है, उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? मास ऑफ ये जो यूरेनियम है, अगर इसका समीकरण अगर ये लिख लेते हैं, अगर एक तो जनरल एग्जांपल है, अगर जनरल समीकरण लिख लेते हैं कि ये हमारा x कोई है एलिमेंट जिसकी द्रव्यमान संख्या z है और परमाणु क्रमांक है इसका z, जिसके परमाणु क्रमांक हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई इसकी a, और जो इससे जो अल्फा कण निकलता है तो हीलियम अल्फा कण निकला बाहर ये, तो जो नया जो बनेगा वो उसमें द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है, ये होता है। तो इसका मतलब है जब द्रव्यमान क्षति निकालेंगे तो जो मास ऑफ x यानी ये जो पेरेंट्स जो एलिमेंट है, पेरेंट्स न्यूक्लियस है, उसका मास प्लस माइनस मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ y, इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे तो ये आ जाता है द्रव्यमान क्षति कितनी हो गई। क्लियर हो गया? द्रव्यमान क्षति अगर पता चल गया है तो द्रव्यमान क्षति के कारण ऊर्जा कितनी हो जाएगी? द्रव्यमान क्षति के कारण ऊर्जा, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? Q का मान कैसे निकालेंगे हम लोग? डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, जहां पर C का क्या होता है? निर्वात प्रकाश का वेग। इसमें हम रख करके द्रव्यमान क्षति के कारण कितनी ऊर्जा निकली है वो निकल आएगी। अगर इसको इस मास को अगर किलोग्राम में रखें और इसको रखते हैं वेग को मीटर प्रति सेकंड में, सॉल्व करेंगे तो इसकी यूनिट किसमें आएगी? जूल में आती है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखो। और उसके बाद अगर हम ये कहते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा M, ये शॉर्टकट इसका हो जाएगा, डेल्टा M निकाल लेते हैं और उसमें 931.5 का मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है ना, 931.5 या 931 का ही लगभग मान लेते हैं, कहीं कहीं 931 का सुविधा के लिए 931 मल्टीप्लाई कराते हैं, वरना एक्चुअल में 931.5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे ऊर्जा आ जाती है। लेकिन शर्त है कि ये किसमें होना चाहिए? मास AMU में। अगर AMU में अगर मास डिफेक्ट अगर पता है तो हम सीधे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसकी ऊर्जा को निकाल सकते हैं, बशर्ते कि मास डिफेक्ट में अगर 931.5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऊर्जा कहां से आई? जो मास डिफेक्ट हो जाता है अल्फा कण के उत्सर्जन में तो उससे ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि मास डिफेक्ट को आप निकाल लीजिए, उसमें mc² वाले समीकरण से c² का मल्टीप्लाई करा देंगे तो सीधे जूल में आ जाएगी। अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन ऊर्जा चाहिए तो हम मास को हम किलोग्राम में रख करके AMU में रख दो, मास एटॉमिक मास यूनिट में, और 931.5 को मल्टीप्लाई कर दो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से ये ऊर्जा के बारे में इस प्रकार से जो समझ सकते हैं ऊर्जा ये कहां से आ जाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया। अगला पॉइंट संवेग संरक्षण देखते हैं। पहले संवेग संरक्षण के बारे में टर्म कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, यहां पर देखो
मान लेते हैं कोई ये X कोई नाभिक है और इससे अल्फा का निकलता है तो बन जाता है Y, ठीक है। और अल्फा का तो बाहर निकलेगा, मान लेते हैं अल्फा का निकला है, समझ में आ रहा है। इसका मास हम लोग मान लेते हैं, इसका मास है mx, इसका मास है my और इस अल्फा कण का मास है m अल्फा। इधर मान ले लिया हमने। जब ये अल्फा कण निकलेगा तो मान लेते हैं ये कितने वेग से निकल रहा है, अल्फा कण v अल्फा वेग से बाहर निकलता है, v अल्फा वेग से बाहर निकला ये। तो ये जो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग क्या कह सकते हैं, डाटर न्यूक्लियस। डाटर न्यूक्लियस ये जब आगे तरफ है, कोई चीज हम बंदूक चलाते हैं, बंदूक से गोली जब चलाते हैं तो गोली आगे तरफ जाती है, बंदूक पीछे तरफ हटती है। तो जैसे अल्फा कण बाहर निकलता है, अल्फा कण जाएगा आगे तरफ और ये जो डाटर न्यूक्लियस है ये पीछे की तरफ हटता है। बहुत वेलोसिटी कम होती है पर पीछे की तरफ हटता है थोड़ा सा, तो वो मान लेते हैं वेलोसिटी हमारी है v1। अब ये जो शुरू में तो उसका वेग, इसका शुरू क्या है, तो वेग इसका 0 है, स्थिर अवस्था में है। तो स्थिर अवस्था में इसका वेग तो 0 है शुरू में, x का वेग कितना है 0, x का वह 0, इसका जो मोमेंटम होगा संवेग वो कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम होगा वो भी 0 आ जाएगा। बस समझना, ये मोमेंटम इसका शुरू में 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यानी जब y बल अगर शून्य अगर है, y बल शून्य है तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ये दोनों इक्वल होते हैं। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है। तो जैसे ही देखो इसमें जैसे ही अल्फा कण निकला, अल्फा कण आगे तरफ v वेग से बढ़ा है, v अल्फा वेग से बढ़ा आगे, ये पीछे की तरफ बिल्कुल बंदूक वाले कॉन्सेप्ट से, गोली आगे तरफ बंदूक पीछे की तरफ, ये vy वेग से पीछे हट जाती है। लेकिन आप देखो इसमें संवेग संरक्षित होने के लिए क्या होना चाहिए, इनिशियल संवेग यानी अल्फा का निकलने से पहले का संवेग और अल्फा का निकलने के बाद का संवेग बराबर होना चाहिए। तो यहां लिख सकते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत से फाइनल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग दोनों बराबर होंगे। प्रारंभिक संवेग कितना है इसमें 0 और इसमें कितना संवेग हो जाएगा, अल्फा कण का संवेग m अल्फा और v अल्फा, अल्फा संवेग हो गया। अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं तो इसको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। अल्फा कण के वेग को हम मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो इसको वेग पीछे तरफ जा रहा है तो इसका नेगेटिव, तो इसका हो जाएगा संवेग my into vy, लिख सकते हैं। या इसको लिखा जा सकता है m अल्फा v अल्फा इक्वल टू my और vy, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब देखो ये किसका संवेग है, अल्फा कण का संवेग, यानी अल्फा कण का संवेग बराबर हो जाएगा इस डाटर न्यूक्लियस का संवेग यानी y, जो अल्फा कण निकलने के बाद जो नाभिक बना हुआ है, यानी दोनों बराबर होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक तरफ आगे तरफ होगी डायरेक्शन, तो एक ही पीछे की तरफ होगी, लेकिन परिमाण दोनों के सेम, इसके जो मास होंगे वो सेम होंगे मोमेंटम के, और वो मान लेते हैं मोमेंटम इसका है p। दोनों जब इक्वल है तो मान लिया हमने इसका संवेग क्या है, यानी एक p अल्फा का मान भी p है और py का मान भी p है, दोनों संवेग संरक्षित हो गए। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी संवेग डाटर न्यूक्लियस का और अल्फा कण का ये संवेग हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। जैसे बंदूक वाले बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम है, बंदूक जिससे गोली निकले, गोली का संवेग और बंदूक का संवेग ये बराबर, ऐसे इसमें भी है। ये आप इसको इतना नोट कर लो पहले। फिर उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कि जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है, सुनो कर लो। यानी अब ध्यान रखना है कि जो संवेग होता है वो अल्फा कण और डाटर न्यूक्लियस का बराबर होता है, ठीक है। अब अगला नंबर लिख सकते हैं उत्सर्जित
उत्सर्जित अल्फा कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे। इसको जरा समझो। जैसे हमने समीकरण को बना लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास एक्स कोई एक पैरेंट्स न्यूक्लियस है, इससे अल्फा कण निकला और डाटा न्यूक्लियस बन गया और प्लस ऊर्जा निकल आई। ये तो होता है। अब देखो ये जो ऊर्जा जो निकल रही है वो किसको मिलेगी भाई, ऊर्जा जो निकलेगी वो मिलेगी तो ये वाई को मिलेगी और अल्फा को मिलेगी। यही ऊर्जा अल्फा और वाई में बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो Q का जो मान होगा वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, ये तो रहेगा। बस अब आइए, काइनेटिक एनर्जी अल्फा काइनेटिक एनर्जी वाई, इन्हीं को मिलती है एनर्जी ये। अब जरा देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो कितना हो। काइनेटिक एनर्जी फार्मूला हम लोग पढ़े। देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv²। जो द्रव्यमान और वेग के टर्म में होता है, एक फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का p²/2m। ये मोमेंटम के टर्म होता है, संवेग के पदों में। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वाला फार्मूला हमको यूज करना है कि k p²/2m काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी है ये। काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो जरा इसकी एनर्जी का निकालो, अल्फा कण कितनी होगी। तो इस अल्फा कण का अगर एनर्जी निकालना है तो अल्फा कण का संवेग बटे अल्फा कण का संवेग का स्क्वायर बटे 2 इंटू अल्फा कण का द्रव्यमान प्लस काइनेटिक एनर्जी y। तो काइनेटिक एनर्जी y कितनी हो जाएगी, y का संवेग का स्क्वायर बटे 2my। हम ये लिख सकते हैं ऐसे। अब ये चूंकि अभी हम लोगों ने प्रूव किया है, इसके पहले प्रूव हम लोग क्या किया, क्योंकि p अल्फा इक्वल टू पी वाई, ये p के बराबर हमने माने थे, दोनों इक्वल होते हैं। तो दोनों क्या लिख सकते हैं हम लोग, p²/2m अल्फा प्लस p²/2my m अल्फा, अल्फा का द्रव्यमान। यहां से आप p² कॉमन ले लो तो p²/2 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 1/m अल्फा प्लस 1/my, यह आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो q आ जाएगा 1/2 p²/2 और यहां हो जाएगा my प्लस m अल्फा अपॉन m अल्फा my लिख सकते हैं। या फिर इसको लिखा जा सकता है इधर p² कितना हो जाएगा, p² हो जाएगा 2q m अल्फा my अपॉन m अल्फा my, ये लिख सकते हैं p² का मान। अब संवेग हमने निकाल लिया। अब संवेग क्योंकि ये अल्फा कण का संवेग का हो चाहे y कण का संवेग हो, जो डाटा न्यूक्लियस है उसका संवेग। अब इसका मतलब संवेग से पता चल गया तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। सो नोट कर लो पहले, काइनेटिक एनर्जी तो कितने निकालेंगे, चलो इसको याद रखिए। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कितना है, p²/2m अल्फा। p² का मान कितना है, p²/2 अल्फा है, क्योंकि दोनों के समय बराबर हैं तो यहां वैल्यू लगा सकते हैं। p² का मान कितना हो जाएगा 2qm अल्फा my अपॉन m अल्फा my और ये अपॉन 2m, तो रहेगा ये 2m अल्फा। तो 2m ये इसमें कट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा qmy अपॉन m अल्फा my। इस फार्मूले की मदद से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं जो डाटा न्यूक्लियस उसकी काइनेटिक एनर्जी को निकाला जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ y की कितनी हो जाएगी, यहां पर वैल्यू लगा दो, तो यहां वैल्यू लगाओगे तो क्या हो जाएगा qm अल्फा, अल्फा से यहां से ये पार्ट कटेगा इसके, ठीक है। जब वैल्यू रखोगे तो यहां से my से my कट जाएगा
एम अल्फा अपॉन एम अल्फा प्लस, ये फार्मूला बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। तो इस प्रकार से ये हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर हमको मास पता है तो हम एनर्जी का मान ज्ञात कर सकते हैं, कितनी अल्फा कण की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जो अल्फा कण निकल रहा है रेडियोएक्टिव नाभिक से। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो इतनी जानकारी हमको करना था और इन्हें लगाओ आगे बीटा 6, इसको नोट कर लो। इसमें आप कह सकते हैं कि जो ऊर्जा निकल रही है वो दोनों में बढ़ जाती है, कुछ अल्फा में जाती है कुछ वाई में जाती है, दोनों का योग होता है वो क्यू के बराबर होता है। संवेग भी संरक्षित रहता है इसमें और ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। ठीक है, अल्फा डीके, गामा डीके की बात करते हैं हम लोग, नोट कर लिया। अब हेडिंग लगाएंगे बीटा, बीटा 6, बीटा 6 या उसको हम लोग बीटा डीके कहते हैं। बीटा डीके के लिए पहले की चीज तो हम जानते हैं बीटा होता क्या है। तो बीटा जो कण होता है वो रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा कण जो है वो रेडियोएक्टिव नाभिक से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन आता कहां से भाई? इलेक्ट्रॉन, ये बात समझ में नहीं आई कि इलेक्ट्रॉन तो उसके नाभिक की चारों चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये नाभिक के अंदर से निकलता है इलेक्ट्रॉन, तो कहां से आएगा? तो इसको भी हम लोग सीखेंगे कहां से आता है ये बीटा कण। और इसका सिंबल हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग सिंबल लिखा जा सकता है बीटा, या तो हम इस बात से लिखते हैं बीटा 0, या फिर हम लोग सिंपली ई इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन -1 और 0, ये लिखा जा सकता है इसका प्रतीक। इसका अगर हम बात करें बीटा कण का द्रव्यमान, तो बीटा कण का द्रव्यमान बीटा कण का जो द्रव्यमान होता है वो 0 और आवेश -e के बराबर होता है। -e मतलब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका आवेश, द्रव्यमान बहुत कम, उसे अल्फा कण बीटा कण का जो द्रव्यमान होता है उसको हम लोग 0 मान लेते हैं, बहुत कम होने के कारण 0 मानते हैं, एकदम 0 नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है जब रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक Z में 1 की वृद्धि हो जाती है, परंतु द्रव्यमान संख्या A में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं ये कोई पेरेंट्स न्यूक्लियस है
इसकी द्रव्यमान संख्या है A, परमाणु क्रमांक है Z। यहां से जब बीटा का निकलता है तो इसको जरा बैलेंस करो। बैलेंस करने का मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड की द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक बराबर होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर जो y बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा Z-1, तभी दोनों का सम Z के बराबर होगा। और यहाँ 0 है, यहाँ A, तो इसका मतलब यहाँ A हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इसमें एक और साथ में ये भी है, एक कण और निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये कण और निकलता है। इसकी बात करेंगे ये क्यों निकलता है, और साथ में इसकी ऊर्जा भी निकलती, इसमें भी ऊर्जा तभी उत्सर्जन होता है। ये बात समझ में आई। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके पहले। एग्जाम्पल जैसे अगर बात करते हैं कार्बन, कार्बन का जो परमाणु होता है इसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है, वो रेडियोएक्टिव होता है। यहां से बीटा का निकलता है, तो बीटा का जब निकलेगा, बीटा का निकलेगा तो क्या बनेगा इसकी, अब देखो इसमें द्रव्यमान संख्या में एक वृद्धि, तो एक वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, कितना हो जाएगा 7, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये बनेगा 14। तो ये क्या 7 और 14 किसकी संख्या, द्रव्यमान संख्या 14, परमाणु क्रमांक 7 किसका होता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन बन जाता है, और एक न्यूट्रिनो भी निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एक पार्टिकल्स भी निकलता है प्लस ऊर्जा भी निकलती है बाहर। ये इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। एग्जांपल और भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से थोरियम एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग। थोरियम 234 और 90, इससे जब बीटा का निकलता है तो क्या बनेगा, यहाँ इसमें एक की वृद्धि हो जाएगी और ये हो जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, 234। ये प्रोटेक्टेनियम परमाणु होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 234, परमाणु क्रमांक 91, ये होती प्रोटेक्टेनियम। प्रोटेक्टेनियम, प्रोटेक्टेनियम, और न्यूट्रिनो इसमें निकलता है, प्लस ऊर्जा निकलती है, ठीक है ना। ये थोरियम हो गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब यहां पर ये समझते हैं कि ये, जैसे अभी तक हमने अल्फा कण का क्षय जब पढ़ा तो उसमें देखा कि अल्फा कण जब निकलता है तो द्रव्यमान संख्या और परमाणु, उसकी द्रव्यमान संख्या में जो कमी आती है, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल जाते हैं। तो चूंकि न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो 2 निकल गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां बात आती है कि उसके नाभिक से जब बीटा कण निकलता है तो नाभिक के अंदर बीटा कण कहां से आ गया। बीटा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया नाभिक के अंदर, इस बात को जरा समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब इसमें वास्तव में न्यूट्रिनो, जो बीटा कण जो उत्पन्न हो गया है, तो बीटा कण ये नाभिक के अंदर कहां से आता है, तो एक्चुअल में होता क्या है ये जरा समझो। वास्तव में बीटा क्षय नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन होता है, एक्चुअल में होता ये है। बीटा जब क्षय होता है तो मतलब क्या होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यानी जब हम लोग जो स्थायित्व के बारे में पढ़ रहे थे कि न्यूक्लियस, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ का न्यूक्लियस अस्थायी क्यों होता है, जिसका n/p की जो वैल्यू होती है वो जब ज्यादा होती है तभी अस्थायी नाभिक होता है।
तो उसको कम करने के लिए जब न्यूट्रॉन संख्या ज्यादा हो जाती है नाभिक के अंदर तो रेशियो और ज्यादा हो जाता है, तो उसको कम करना है स्थायित्व लाने के लिए। स्थायित्व लाने के लिए न्यूट्रॉन जब कम करने के लिए मतलब क्या करता है, आपस में अदला बदली कर लेते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है तो जो N/P का जो रेशियो है वो कम हो जाता है। तो अब इसमें कैसे इसको रिएक्शन रूप में किस मान लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन को हम लोग लिखते हैं न्यूट्रॉन सिंबल ऐसे बनाते हैं लोग, ये जब कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में तो प्रोटॉन क्या होता है H11, ये हमारा प्रोटॉन हो गया। तो ये जब प्रोटॉन्स को जरा बैलेंस करो समीकरण को, जब बैलेंस करेंगे तब जरा देखो क्या होगा, यहां पर क्या बनेगा, इसको बैलेंस करो तो इधर बनेगा, इसका मतलब है यहाँ -1 आएगा, तभी दोनों जोड़ोगे तो 0 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा। तो ये होता क्या है, -1 और 0 क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग बीटा कण से लिखते हैं। इस प्रकार से ये बीटा कण बाहर निकल करके आता है और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो कण भी निकलता है, इसको क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो, एक पार्टिकल्स और जनरेट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कन्वर्जन है, वास्तव में होता ये है नाभिक के अंदर, तब बीटा कण का क्षय होता है। ठीक है, सो नोट कर लो। अब ये बात आती है इसमें कि ये न्यूट्रिनो क्यों उत्पन्न हो जाता है, न्यूट्रिनो क्यों उत्पन्न हो जाता है, ये बात यहां पर आपको समझनी है। न्यूट्रिनो उत्पन्न होने का कारण ये कि जो ऊर्जा निकलती है, जैसे इसको समझो जरा, जैसे अगर मान लेते हैं कोई ये पेरेंट्स न्यूक्लियस है, इससे जब बीटा कण जब निकलता है बाहर तो एक ये डाटा न्यूक्लियस बनता है और प्लस ऊर्जा भी निकलती है, इसको जरा समझना, ये ऊर्जा निकल आएगी। अभी न्यूट्रिनो की बात हम लोग कर रहे हैं, न्यूट्रिनो क्यों उत्पन्न हो जाता है इसको जरा समझना है। एल्फा कण में जब हम लोग पढ़ रहे थे, एल्फा कण से पढ़ा, उसमें बताया था कि जो ऊर्जा निकलती है वो दोनों इन पार्टों में बट जाती है, यानी ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसमें ऊर्जा को संरक्षित नहीं हो पाती है, ये प्रयोग द्वारा देखा गया कि जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा बीटा कण को सबसे ज्यादा मिलती है, बीटा कण का द्रव्यमान बहुत कम होता है। अब मान लो जैसे अगर कोई चीज अगर किसी से निकल रही है, अगर उसका द्रव्यमान बहुत कम है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा से बाहर निकलेगी, ठीक है ना। तो इसकी जो ऊर्जा है वो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा तो इस बीटा कण को ही मिलती है, थोड़ी बहुत हो सकता है इसको मिल जाए, वैसे तो इसको बहुत ना के बराबर मिलती है। तो जो ऊर्जा इसको मिलती है तो वो ऊर्जा में कुछ हिस्सा इसके पास आता है, पूरा नहीं आ पाता है। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये एग्जाम्पल तो समझो, मान लेते हैं ये ऊर्जा इसकी हमको 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से मिली सपोज। अब इसको जो ऊर्जा मिलती है वो हो सकता है इससे जो बीटा कण जो निकल रहा है, एक ध्यान रखना है, जो भी बीटा कण किसी नाभिक से निकलता है तो मान लो बहुत सारे बीटा कण उत्सर्जक नाभिक हैं, तो ये देखा गया है कि जितने भी बीटा कण निकलते हैं सब एक ऊर्जा बराबर नहीं होती, कुछ कम ऊर्जा से निकलते हैं, कुछ ज्यादा ऊर्जा से निकलते हैं, ठीक है। तो स्थिर ऊर्जा नहीं होती है। जैसे हम लोग अल्फा कण की जब बात कर रहे थे उसमें ऊर्जा थी वो कांस्टेंट थी, ऊर्जा हम लोग निकाली थी, अल्फा कण की जो काइनेटिक एनर्जी निकली थी वो कितनी थी, अल्फा कण की वो थी Q m y अपॉन m अल्फा m y, ये तो निकली थी। अल्फा कण की जो ऊर्जा थी वो नियत थी, भाई जो ऊर्जा निकल रही है वो उसका मास चेंज हो नहीं रहा है, ये जो मास है वो जो डाटा न्यूक्लियस है वो फिक्स है, अल्फा का मास, ये न्यूक्लियस का मास, जो डाटा न्यूक्लियस है उसका मास, ये फिक्स वैल्यू। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें जो है जो ऊर्जा निकली वो ऊर्जा हो सकता है कि इसको कुछ मिले लेकिन पूरी की पूरी नहीं मिलती है, इसका कुछ हिस्सा हो सकता है इसमें चला जाए, इसमें हो सकता है कुछ ऊर्जा, मान लो इसको 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली इसको, और इसको 0.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल पाई केवल। तो अभी देखो ये ऊर्जा 5 हुई थी और इसमें अभी इसमें 0.8 ऊर्जा की कमी है, अभी भी है, तो 0.8 ऊर्जा कहां चली गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। उस चीज को, ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए
एक वैज्ञानिक थे, आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, पाउली अपवर्जन के नियम। तो पाउली ने जो अपवर्जन के नियम दिए वहां वही वैज्ञानिक यहां पर भी बताया है कि पाउली ने क्या माना है कि जो ऊर्जा कम है उस ये माना जाता है कि एक और निकल रहा है ऊर्जा संरक्षित करने के लिए। ये कल्पना है कि कल्पना की गई कि अगर ऊर्जा इससे 4 मिली इलेक्ट्रॉन उसको मिली 0.1 इसको मिल गई, अगर मान लेते हैं इसको हो सकता है 3 मिली इलेक्ट्रॉन और मिले, ठीक है, तब भी इसमें 2 कम है, इसमें हो सकता है 2 मिले और कम, 4 है इसको 2 मिले, तो बाकी जो ऊर्जा 5 में से 4 इसको मिल गए तो 1 कहां चली गई, 3 मिली तो 2 कहां चली गई, 2 मिल गई तो 3 कहां चली गई। तो इसका मतलब एक ऐसा कण उत्सर्जित और होता है साथ में जो वो वेरिएबल एनर्जी उसकी भी रहती है, वेरिएबल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अगर 4 ये लेगा तो वो 1 मिली इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अगर 3 लेता है तो वो 2 लेगा, ये अगर 2 लेता है तो वो 3 लेता है। इस प्रकार से इसमें कल्पना की गई केवल उसके ऊर्जा संरक्षण के नियम को सही साबित करने के लिए। यहां पर एक इनटू न्यूट्रॉनोइड पार्टिकल की कल्पना की गई है जो इस ऊर्जा को संरक्षित करता है। समझ में आई? तो इस बात को अगर हम लोग लिख सकते हैं कि पाउली के अनुसार, पाउली वैज्ञानिक थे, पाउली यानी के अनुसार, पाउली के अनुसार ये केवल ये जो हमने लिखे कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये एग्जांपल है, इसको याद नहीं करना है, ठीक है, इसकी कोई याद नहीं समझना है, इसको समझने के लिए था केवल, इसको भी आप याद कर लो तो गलत हो जाएगा। के अनुसार न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन ऊर्जा संरक्षण तथा चक्रण, स्पिन जिसको कहते हैं, चक्रण या कोणीय संवेग संरक्षण के लिए होता है। ये बात, इसको आपको ध्यान रखनी, इतनी बात कि पाउली के अनुसार जो एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन है वो ऊर्जा संरक्षण तथा चक्रण या इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए होता है, चक्रण कोणीय संवेग संरक्षण के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखनी, इसलिए यहाँ पर न्यूट्रिनो उत्पन्न हुआ माना जाता है, सिर्फ ये ऊर्जा और संवेग के संरक्षण को सही साबित करने के लिए न्यूट्रिनो का उत्सर्जन माना गया है, ठीक है ना। क्योंकि इसका कारण है कि जो ऊर्जा निकलती है वो अल्फा कण में जो ऊर्जा निकल रही थी वो डाटा न्यूक्लियस और अल्फा कण को मिल रही थी पूरी, इसमें इसकी जो ऊर्जा निकलती है वो पूरी इसको नहीं मिलती है, कुछ हिस्सा इसमें चला जाता है, तो ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये इसमें जो ऊर्जा नहीं मिलेगी तो वो इंटरन्यूट्रॉन को मिल जाती है, तो कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसकी बात समझ आई? तो इस प्रकार से इसको समझना है। और अगर ये जो चक्रण संवेग संरक्षण की बात अगर आती है तो इसको जरा भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये समीकरण है, अगर मान लेते हैं इसका जो स्पिन है वो अगर स्पिन अगर हम दिखाते हैं इसका 1/2 है, चक्रण अगर इसका 1/2 है, ठीक है, इसका 1/2 है, इसका 1/2 है। अब इसको स्पिन कंजर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब दोनों तरफ के चक्रण बराबर होने चाहिए। अब जरा देखो इस तरफ को 1/2 दिया तो 1 हो गया, इसका मतलब है कि अगर 1/2 रखना तो इसका मतलब इसका चक्रण 1/2 होना चाहिए, ठीक है। या इसका ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर ये 1/2 हो, ये -1/2 हो, ये 1/2 हो, तब ये
प्लस 1/2 भी हो सकता है, तब ये देखो इन दोनों का सम 1/2 बराबर रहेगा। तो ये मतलब है चक्रण जो संवेग संरक्षण है उसको भी सही साबित करने के लिए और ऊर्जा संरक्षण को सही साबित करने के लिए इन न्यूट्रिनो की उत्पत्ति की कल्पना की गई। किसने की है? पाउली। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है इसमें। क्लियर हो गया? नोट कर लो जरा इसको। ठीक है, अब इन्हें लगाएंगे गामा से। तो गामा 6 का मतलब क्या है? तो पहली बात तो ये गामा होता क्या है? गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, जब इसको समझ लो पहले, जब किसी रेडियोएक्टिव नाभिक से अल्फा अथवा बीटा कण निकलता है तो नाभिक जो है वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। जैसे किसी परमाणु को जब ऊर्जा मिलती है तो उसका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, कहा गया है। उसको परमाणु उत्तेजित हो गया सब यूज कर लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाने मतलब होता है कि परमाणु ग्राउंड स्टेट से उत्तेजित अवस्था में चला गया और जब वहां 10⁻⁸ सेकंड रुकने के बाद वापस लौटता है। सेम वही कहानी यहाँ पर भी नाभिक के लिए भी होती है। नाभिक में ऊर्जा स्तरों के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, केवल आपको ध्यान रखना है कि जब किसी नाभिक से अल्फा अथवा बीटा का निकलता है तो नाभिक उत्तेजित हो जाता है। मतलब उसी तरीके से आपको समझना है जैसे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो गया था और जब वापस लौटेगा तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जब वापस लौटता है उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में आता है तो फोटॉनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इसे यहां पर भी आएगा, जब नाभिक उत्तेजित हो जाएगा तो जो वापस लौटता है ग्राउंड स्टेट में तो वो गामा गुणों का उत्सर्जन करता है। बस ये अंतर है। तो इसको आपको यहां लिखना है कि जब रेडियोएक्टिव परमाणु की नाभिक से अल्फा अथवा, एक साथ तो निकलते नहीं, या तो अल्फा निकलेगा या तो बीटा निकलेगा, अल्फा अथवा बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसका नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है मतलब ऊर्जा स्तर में जाता है कि भाई जब अल्फा बीटा गामा अल्फा या बीटा कण जब निकलेगा तो उसको ऊर्जा भी निकलती है और ऊर्जा जब निकलेगी तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। ये तो हो गई। अब उसमें चला जाता है जब नाभिक मूल अवस्था में यानी निम्नतम ऊर्जा स्तर, जब नाभिक मूल अवस्था में वापस लौटता है तो गामा किरणों के रूप में विकिरण का उत्सर्जन करता है।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है पॉइंट। जब रेडियोएक्टिव परमाणु के नाभिक से अल्फा अथवा बीटा का उत्सर्जित होता है तो उसका नाभिक उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। यानी आप समझ तरह से, जैसे अगर मान लेते हैं ये इसका ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, ये इसका ग्राउंड स्टेट हो गया नाभिक का, और ये इसका हो गया एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट हो गया। जब नाभिक यहां है, इससे मान लेते हैं अल्फा का निकला, अल्फा निकला या बीटा निकला, कोई निकला, तो ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, यानी यहां पहुंच गया नाभिक, ठीक है। यहां लगभग वो 10 की घात -10 सेकेंड ठहरता है और फिर वापस लौटता है। तो जब लौटेगा यहां से ठहर करके वापस, तो जब मान लेते यहां है वो नाभिक, और 10 इतने सेकंड के बाद ये वापस फिर लौटेगा। जब वापस लौटेगा तो ये फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करता हुआ, ये तो अभी यहां से इधर गया, जब एनर्जी इसको मिली, जब अल्फा का निकला तो एनर्जी रेडिएट होगी बाहर, तो वो एनर्जी लेकर के ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक होता है, ये यहां पर नाभिक पहुंच जाता है, ठीक है। ये एक्साइटेड नाभिक है, उत्तेजित नाभिक। और जब उत्तेजित नाभिक, जब ऊर्जा, ये कौन सा नाभिक है, उत्तेजित नाभिक, ठीक है। जब वापस लौटेगा ग्राउंड स्टेट की तरफ तो ये गामा किरणें इससे बाहर निकलती है। ये चीज आपको समझना है इसमें, तब ये गामा किरणों को उत्सर्जन करते हुए अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस लौट आता है। तो जब ये लौटता है तभी गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। जब वापस जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, तो तब गामा किरणें निकलेगी, ठीक है ना। ये कंडीशन होती है। निकलने के बाद जब ये वापस लौटेगा तब गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, ठीक है। इसको देख लीजिए। और उसके बाद इसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जिसमें होता क्या है कि जब, इसको नोट कर लें, फिर समीकरण इसका बनाते हैं। जब रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से गामा किरणों का उत्सर्जन होता है तो उसके परमाणु क्रमांक Z तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, कोई चीज नहीं। मतलब इसको जरा क्वेश्चन के रूप में अगर देखना है तो कैसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, रेडियोएक्टिव परमाणु है, इससे जब अल्फा का निकला तो ये क्या बन गया, Y, ठीक है। जब Y बन गया ये, तो अब ये एक्चुअल में होता क्या, जो Y बन गया तो ये एक्साइटेड हो गया। भाई अल्फा का जब निकला तो ये नया तो परमाणु बन गया, तो ये एक्साइटेड अवस्था हो गई। अब ये समझो कि ये परमाणु ये हमारा कैसा हो गया, एक्साइटेड हो गया, उत्तेजित। और उत्तेजित जब परमाणु, मतलब ये एक्साइटेड है, इसको स्टार ऐसे बनाया कि ये अल्फा का जब निकला तो नया जो परमाणु बना वो एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होने के बाद जब ग्राउंड स्टेट में लौटेगा तो गामा किरणों को उत्सर्जन करते हुए वापस लौट आता है, कोई चेंज नहीं होता इसमें। समझ में आया? मतलब ये समझो कि ये हमारा है एक्साइटेड और ये है ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट में इतना आ गया तो ये गामा का उत्सर्जन करता है। मतलब इसमें आप सिंपली क्वेश्चन आप ऐसे दिखा सकते हैं कि जब कोई
गामा, कोई भी न्यूक्लियस है ये एक्साइटेड है और इसका परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक इसका Z है, द्रव्यमान संख्या है A। इससे जब गामा किरण जब निकलता है तो इसके द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आता है, ये बात इसमें ध्यान रखनी। मतलब ये हमारा है एक्साइटेड और ये हमारा है ग्राउंड स्टेट में लौटने के बाद। ग्राउंड स्टेट में लौटा है, ये एक्साइटेड स्टेट था इसकी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि गामा किरणों का उत्सर्जन कब होता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से हम ये अल्फा गामा डीके के बारे में पढ़ लिया हमने, पूरी जानकारी। अब इसमें कुछ बचा नहीं है हमारे समझ में, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।